आपके साथ इससे पहले 2 हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की थी, जिसमें कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट फेज़ में जो चुनाव होने वाले थे 10 तारीख को, उसमें जो भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनकी क्या आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उनके ऊपर किस प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा उस पर था। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा जो सेकेंड फेज़ यानी कल जो चुनाव हुआ उसके बारे में था। आज जो तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो कर रहे हैं वो उसके 2 मुख्य बिंदु हैं। एक तो ये है कि थर्ड फेज़ में यानी 24 तारीख को जो चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में 10 सीटों में, उनमें जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनका क्या स्टेटस है, उनका फिनेंशियल क्या स्टेटस है, उनका क्रिमिनल केसेस की क्या स्थिति है, उनकी शिक्षा की क्या स्थिति है, इसको लेकर हम आपके साथ अपना विश्लेषण बांटेंगे। एक और चीज़ हमने की है कि हमने ओवरऑल तीनों फेज़ को हमने जोड़कर भी देखने की कोशिश की है कि तीनों फेजेस में मध्य प्रदेश में ओवरऑल 2014 के चुनाव में क्या स्थिति रही है, और इसका हमने कंपैरिजन किया है। एक तुलनात्मक विश्लेषण है हमारा कि 2009 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। तो ये 2 बिंदुओं पे कुल मिलाकर आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर शुरुआत करते हैं थर्ड फेज़ के चुनाव के बारे में, तो थर्ड फेज़ में जो इलेक्शन अभी हो रहा है उसमें 10 सीटों में कुल 118 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से हमने 117 का विश्लेषण किया है। एक भाई साहब का हम विश्लेषण नहीं कर पाए, जो कि इंदौर से कैंडिडेट हैं, हरीश चंद्र साहू जी, जिनका जो एफिडेविट था उसके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जब हमने उसको देखा तो उसके आधे पन्ने गायब थे, तो उस वजह से हम उनका विश्लेषण नहीं कर पाए। अब जब हम ये देखते हैं कि ओवरऑल थर्ड फेज़ में क्या निकला, तो 117 जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर आपराधिक ये कहा है कि उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इन 117 में से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनके ऊपर गंभीर प्रकार के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि अपहरण जैसा एक गंभीर अपराध है, जबरन वसूली जैसे अपराध इसमें शामिल हैं। अब इसके अलावा हमने जब वित्तीय पृष्ठभूमि देखने की कोशिश की कि ओवरऑल क्या रहा है, तो हमने ये पाया कि 117 कैंडिडेट में से 23 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति करोड़ों में बताई है। पार्टियों के हिसाब से अगर देखते हैं संपत्ति का विश्लेषण, तो हमको ये समझ में आया कि उनके शपथ पत्र के अनुसार कांग्रेस और भाजपा के 10-10 कैंडिडेट में से 8-8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। बसपा का एक कैंडिडेट है जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, और आम आदमी पार्टी के 2 कैंडिडेट ऐसे हैं 10 में से जिनकी संपत्ति करोड़ों में उन्होंने बताई है। अब एक चीज़ और जो राकेश भाई आपके साथ बांट रहे थे कि उसमें से कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, करीब 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, मतलब उन्होंने अपनी संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा बताई है, लेकिन उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरा है। तो ये एक चीज़ हमारे मतलब वित्तीय पृष्ठभूमि में हमारे साथ निकल रही है। इसके अलावा अगर हम शिक्षा की बात करते हैं कि जो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हो रहे हैं, तो इनमें से 117 में से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि वो निरक्षर हैं, और 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि वो साक्षर हैं। इसके अलावा 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। अब इसके अलावा अगर आयु वर्ग का विश्लेषण करते हैं कि किस उम्र के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर इस बार जो उम्मीदवार हैं वो 25 से 40 वर्ष की उम्र के हैं, और इसमें करीब 48 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि युवा एक तरीके से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। 71 से 80 वर्ष के भी लोग इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। उनका डिटेल्स हमारा जो इंग्लिश वाला है डॉक्यूमेंट, उसमें उनके नाम सहित पूरा डिटेल है। अब महिलाओं की उस पर बात करते हैं कि कितनी महिलाओं को टिकट दिया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 117 में से 17 महिलाओं को पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टिकट दिया है, 100 पुरुष हैं उसमें। तो ये एक हमारा थर्ड फेज़ का एक हमारा जो विश्लेषण था वो हमने आपके सामने रखा। अब अगर हम ओवरऑल एक चीज़ अगर आपके सामने रखें कि तीनों फेजेस में क्या स्थिति रही और 2009 की तुलना में क्या स्टेटस है, तो हम ये देखते हैं कि टोटल अगर देखें तो कुल मध्य प्रदेश में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं 378 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं तीनों फेजेस में। हमने जिनमें से 370 का हम विश्लेषण कर पाए, 8 लोगों का
ओवरऑल मतलब तीनों फेजेस में हम 8 लोगों का विश्लेषण नहीं कर पाए। कई बार इलेक्शन कमीशन को मतलब फॉर्मली मेल करने के बाद भी उनके एफिडेविट्स हम तक नहीं पहुंच पाए, मतलब वो पब्लिक डोमेन में नहीं है एक तरीके से, और जो है भी बहुत, जो राकेश भाई ने बताया कि बहुत बुरा स्कैन है, वो पढ़ने लायक नहीं है, कुछ के पन्ने गायब हैं, तो 8 उम्मीदवार का इस वजह से हम नहीं कर पाए। इसमें से अगर हम देखते हैं कि 2009 में क्या स्थिति थी आपराधिक मामलों की, तो हम ये देखते हैं कि अभी 18% टोटल 18% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर बताया है कि उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में ये जो संख्या थी ये 10% थी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो टोटल में 8% का इजाफा हुआ है। पार्टी वाइज भी इसमें डिटेल आपके साथ है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि गंभीर आपराधिक मुकदमों की स्थिति देखते हैं तो 2009 में जो स्थिति थी वो 6% थी, और 2014 में जो गंभीर आपराधिक मामले वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ के 9% हो गया है। करोड़पति कैंडिडेट्स में भी काफ़ी मतलब इजाफा हुआ है। अभी के 2014 में जो करोड़पति हैं वो करीब 20% जो है कैंडिडेट वो करोड़पति हैं, जिसमें से कि हम देखते हैं कि भाजपा में 63% जो कैंडिडेट है वो पिछले चुनाव की अपेक्षा में करोड़पति कैंडिडेट्स की इजाफा हुआ है। 17% ऐसे हैं कांग्रेस में जिसमें कि जो कि करोड़पति उम्मीदवार है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, मतलब उनका परसेंटेज बढ़ा हुआ है। तो ये मतलब वित्तीय उसके हिसाब से है। और अंत में अगर महिलाओं का देखते हैं तो पिछली बार 2009 में 7% महिलाओं को टिकट मिला था, इस बार कुल मिलाकर 9% महिलाओं को टिकट मिला है। सिर्फ 2% ही महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि इतना मतलब मध्य प्रदेश सरकार और पूरा देश महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रहा है, लेकिन टिकट देने के मामले सारी सरकारें सब लोग एक तरीके से काफ़ी